दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश से जो संकेत उभर कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सियासत उभर कर आई है, उस सियासत का एक मकसद तो साफ दिखाई देता है कि यूपी बिहार समेत ओबीसी वर्ग के उस वर्ग को टारगेट करना, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा है, यूपी बिहार झारखंड भी है, उस वर्ग को टारगेट करना जहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उन इलाकों में अपने अपने छत्रप हैं। लेकिन निशाना सिर्फ उतना ही नहीं है। लालू यादव, अखिलेश यादव की बातें होंगी, स्वाभाविक है कि वो निशाना है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो लालू यादव और अखिलेश यादव के वोट बैंक पर मोहन यादव के साथ जो निशाना साधा गया है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज जो चर्चा हम कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की रवानगी का, उनकी विदाई का संदेश क्या है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने विदाई का संदेश क्यों दिया है। क्रिकेट की एक बात याद करनी जरूरी हो जाती है। ये इस सदी के पहले दशक की बात है, पहले दशक के आखिरी वर्षों की बात। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने एक बात कही थी और वो बात काफी दूर तलक गई थी। बात दरअसल उन्होंने ये कही थी कि हम एक साथ इतने सीनियर्स को झेल नहीं सकते। तब उनके निशाने पर कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, सौरभ गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। लिहाजा सीनियर्स को फेज आउट करने का प्लान बीसीसीआई ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। लेकिन बीसीसीआई पर तो आज कब्जा बीसीसीआई के सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सीनियर्स को फेज आउट करने की तैयारी अब मुकम्मल तौर पर तेज तरीके से चलाई जाएगी? मूल सवाल मध्य प्रदेश से यही खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा गया कि रमन सिंह को किनारे किया गया, कोई बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि रमन सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर थे और शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री रहना, भारतीय जनता पार्टी का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा अपने इलाके में होना, विनम्र होना, मृदुभाषी होना, ओबीसी समाज से होने के बावजूद समाज के सभी तबकों को, सवर्ण, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, यहां तक कि अल्पसंख्यकों को भी साथ जोड़कर चलना, यह शिवराज सिंह चौहान पर संभवतः भारी पड़ा नहीं पड़ा, यह अलग बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है, उससे एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि जब सीनियर्स को किनारे किया जा रहा है, जब बीजेपी के अंदर मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की कवायद की जा रही है, तो सीनियर्स की कैटेगरी में तो नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी अपनी गुंजाइश बनाए रखने के लिए दूसरे सीनियर्स को क्यों किनारे कर रहे हैं? यह सवाल बड़ा है। शिवराज सिंह चौहान की क्या गलती थी? जब नरेंद्र मोदी उसी उम्र के होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं, तो उसी उम्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकता? जनता ने उनके चेहरे पर वोट दिया। चुनाव के पहले जो इंटरनल सर्वे बीजेपी के आ रहे थे, वो स्थिति बहुत भयावह बता रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को सक्रिय किया गया, शिवराज सिंह चौहान सक्रियता के साथ इलेक्शन कैंपेन में कूदे, लेकिन अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहे जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या भूतपूर्व लोगों की एक बड़ी जमात खड़ी की जा रही है? और डर किस बात का है? आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक कर, परत दर परत। बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम हैं, 3 नाम तो बेहद महत्वपूर्ण हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इन 3 नामों की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। पहला नाम नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, भाजपा के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि केंद्र सरकार के एकमात्र सबसे अच्छे परफॉर्मर मिनिस्टर। उनके डिपार्टमेंट में काम हुआ है, इस बात को विपक्षी भी कहते हैं, पत्रकार भी काफी हद तक इस बात से सहमति जताते हैं। समाज का अलग अलग तबका, चाय की टपरियों पर भी इस बात की चर्चा होती है कि काम तो गडकरी ही कर रहे हैं। लेकिन शिवराज खतरा जब बन रहे थे, और इस वजह से खतरा बन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि 180 से 210-20 के बीच सिमटती है, तो एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। तो ओबीसी वर्ग का होने की वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की सूरत में शिवराज सिंह चौहान को संघ ऊपर ला सकता है। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो क्षेत्रीय दलों के साथ उनका समर्थन भी जुटा सके और उनको जोड़ भी सके, वहां एक खतरा दिखाई दे रहा था।
कि पहले इस खतरे को किनारे लगाओ, राजनीतिक रूप से इस खतरे को एक तरफ किया जाए, ताकि हंग लोकसभा की स्थिति में, जो 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उसमें खंडित जनादेश की स्थिति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यदि बीजेपी बनती है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता स्वाभाविक है कि हंग लोकसभा में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ भी नहीं बनेंगे, कोई लिबरल चेहरा ही बनेगा। तो लिबरल चेहरा प्लस ओबीसी चेहरा, इससे बड़ा सोने पर सुहागा बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, जो खुद को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी की लिस्ट में वो बाद में शामिल भी हुए, उनकी जाति भी शामिल हुई, वो नरेंद्र मोदी, उनके रिप्लेसमेंट के लिए यदि कोई ओबीसी चेहरा ही आता, मसलन शिवराज सिंह चौहान, तो कोई रोक नहीं पाता, बीजेपी के अंदर कोई विरोध नहीं कर पाता, उन्हें किनारे किया गया। ठीक इसी तरह से नितिन गडकरी के साथ कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो शिवराज सिंह को किनारे करने के बाद सरकार के बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर को, अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कप्तानी देने की बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश की कप्तानी देने की बात पार्टी के अंदर से उठ सकती है। तो नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया जा चुका है। नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद कैबिनेट में भी उनके मंत्रालय कम किए गए, उसके पहले ही कम किए जा चुके थे, संसदीय बोर्ड में हटाने के पहले ही कम किए जा चुके थे। तो नितिन गडकरी यदि लोकसभा पहुंचते हैं तो नितिन गडकरी के पास किसी महाराष्ट्रियन का विरोध करने की सूरत में लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में न तो उद्धव ठाकरे की पार्टी होगी, न शरद पवार की पार्टी होगी। यानी 35-40 लोकसभा सीटों का सीधा समर्थन नितिन गडकरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है यदि लोकसभा चुनाव के बाद 272 की अपेक्षित संख्या, बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं मिलता है। तो एक खतरा नितिन गडकरी का है कि चुनाव के बाद नितिन गडकरी डार्क हॉर्स ही नहीं, बल्कि नितिन गडकरी एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं। उन्हें किनारे लगाने की बात है। दूसरा चेहरा, दूसरा बड़ा नाम, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जिनको ये जिम्मेदारी आमतौर पर दी जाती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खास करके जिम्मेदारी उन्हें देते हैं कि जिस राज्य में जिस व्यक्ति को किनारे करना है तो उन्हें भेज दिया जाता है। पटना में सुशील मोदी को 2020 के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम नहीं बनने के लिए कहा गया, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, राजनाथ सिंह भेजे गए। पटना की सड़कों पर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाते रहे 1 घंटे से ज्यादा और उन्हें मनाते रहे। अंततः सुशील मोदी माने, एक तंज भरा ट्वीट किया कि कार्यकर्ता का पद तो मुझसे कोई नहीं ले सकता। वाकई कार्यकर्ता का पद उनसे लेने की जहमत भी नहीं उठाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, संजय जोशी से भी नहीं उठाई थी, फिर भला संजय जोशी के दोस्त सुशील मोदी से कैसे उठा लेते। तो राजनाथ सिंह को एक तरफ जब पटना में एक जिम्मेदारी दी गई थी, वही जिम्मेदारी निभाने अब कल वो जयपुर जा रहे हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की जिद छोड़ दे, इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बिल्कुल जो काम राजनाथ सिंह ने सुशील मोदी से कराया था, वही काम कराने के लिए राजनाथ सिंह को वहां भेजा जा रहा है। और ये हमारे दर्शकों को याद होगा कि 2013 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हामी नहीं भर रहे थे, बकायदा शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आडवाणी कैंप ने चला दिया था, उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने का बीड़ा भी, नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत करने का बीड़ा भी राजनाथ सिंह, जो उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष थे, उन्होंने ही उठाया था। वो माने नहीं माने, कुछ हद तक माने और कुछ हद तक उनको बाईपास कर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, इन्हीं राजनाथ सिंह से नरेंद्र मोदी की सत्ता को, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रही सल्तनत को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा खतरा दिख रहा है, तो राजनाथ सिंह से दिख रहा है। राजनाथ सिंह के दोस्तों की कतार बड़ी लंबी है, चाहे नवीन पटनायक हो या नीतीश कुमार, लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव का परिवार, ममता बनर्जी हो या शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो या दक्षिण भारत के नेता, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता। तो राजनाथ सिंह अपने साथ कभी भी 30-40 सांसदों का जुगाड़ वो भी कर सकते हैं। 30-40 सांसदों वाली पार्टियां जो नरेंद्र मोदी के नाम तक को सुनने को तैयार नहीं होती, राजनाथ सिंह भी ये काम कर सकते हैं। बड़ा दुख होता है जब किसी नेता को, उस नेता को बड़ा दुख होता होगा जिस नेता के सामने से उसकी पार्टी का कोई दूसरा नेता शपथ लेता है। आज शिवराज सिंह चौहान को संभवतः इसी प्रकार की फीलिंग आ रही होगी, इसी प्रकार से
एक अजीब तरह की फीलिंग का एहसास वो कर रहे होंगे, जिस फीलिंग का एहसास पिछले 9 सालों से लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे हैं। हो सकता है कल के बाद, जैसी संभावना जताई जा रही है, वसुंधरा राजे को भी इसी तरह की फीलिंग का एहसास करना पड़े। रमन सिंह तो कर ही रहे हैं। तो राजनाथ सिंह, जिनका इस्तेमाल कल भी किया जाएगा, पहले भी किया गया, वही राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक पोटेंशियल पॉलिटिकल थ्रेट, संभावित राजनीतिक खतरा दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी की तरह उनका भी पत्ता साफ कर दिया जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होगा। राजनाथ सिंह मृदुभाषी हैं, नितिन गडकरी की तरह ही बताए जाते हैं। नितिन गडकरी की तरह का मंत्रालय उनके पास नहीं है जिसको कि परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री कही जाए, लेकिन वो देश के गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2 बार, और अब रक्षा मंत्री हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री पद के सिवा तमाम बड़ी प्रोफाइल उनके साथ जुड़ चुकी है, और ये प्रोफाइल ही, उनका अनुभव ही और उनकी सलाहियत ही मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राजनाथ सिंह से सतर्क रहने की दिशा में ले जाते हुए प्रतीत होती है। अब चलते हैं तीसरे नाम, यानी कल जिनकी किस्मत का फैसला होना है, और बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। वसुंधरा राजे यानी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को यदि देखें, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय इतिहास को देखें, तो नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है। वसुंधरा राजे 5-6 बार की लोकसभा सांसद हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, 2 बार की राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की विदेश राज्य मंत्री हैं, सब कुछ है। और भैरव सिंह शेखावत के बाद पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में चेहरा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में नहीं आती है। संघ के अंदर उनकी माता विजय राजे सिंधिया की काफी गहरी पैठ थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में विजय राजे सिंधिया का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके बूते, उनके सामर्थ्य के बूते, संसाधनों के बूते भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 1 दशक तक अपना गुजारा किया। लेकिन आज विजय राजे सिंधिया को किनारे लगाने की कवायद चल रही है। 8 दिन हो गए, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी नेता नहीं चुना गया, कल नेता चुने जाने की संभावना है। तो वसुंधरा राजे को भी अब किनारे लगाया जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे से खतरा ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं तो राजस्थान में 25-0 का स्ट्राइक रेट उन नेताओं के लिए तो संभवतः होने देने की दिशा में, वो समर्थन करने की सूरत में ना हो, दिल से समर्थन ना कर पाए। जैसे दिल से नरेंद्र मोदी माफ नहीं कर पाते, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को दिल से माफ नहीं कर पाते, उसी तरह मुख्यमंत्री पद पर रहकर दिल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन न कर पाए वसुंधरा राजे, ये खतरा दिल्ली को दिखाई दे रहा है। तो तीसरे नंबर की नेता वसुंधरा राजे हैं जिन्हें किनारे किए जाने की कवायद है। लेकिन इतना ही नहीं, कई और नाम हैं। मसलन प्रकाश जावड़ेकर, वो मंत्रिमंडल से हटाए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि उनकी संसदीय पारी भी रिपीट नहीं होगी। रविशंकर प्रसाद, उनकी जगह एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले नेता के बेटे को पटना से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। उन्हें भी करीब करीब किनारे किए जाने की, मार्गदर्शक मंडल के नए सदस्य के तौर पर उनकी एंट्री कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कैबिनेट से वो पिछली बार ही हटा दिए गए, अब उनकी भी तैयारी है। मेनका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा टिकट पाना उनके लिए अब टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। इसी तरह की बात कुछ और नेताओं के बारे में कही जा रही है। मसलन बीएस येदियुरप्पा यानी सबसे ताकतवर छत्र, और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की बड़ी भारी कीमत चुकाई थी बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में, और यही वो मौका बीजेपी ने गंवाया और मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखती है, दक्षिण भारत में जो बोल्ड स्टेप लिया, डीके शिव कुमार के रूप में एक छत्र पैदा किया। भले ही वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बगल के प्रदेश तेलंगाना में चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी को राज्य के लिहाज से भी और संसाधनों के लिहाज से भी काफी हद तक परिपूर्ण करने का काम जो डीके ने किया। भारतीय जनता पार्टी अब बीएस येदियुरप्पा से आगे देखने की जद्दोजहद में है। उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन ध्यान रखिए, सियासत में वही बात लागू होती है कि
बेटा कभी पिता की बराबरी कर पाए, इस बात की संभावना बेहद कम हो जाती है। एसआर बोम्मई जैसे लिंगायत समाज से आने वाले स्टैलवर्ट के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने। क्या नतीजा निकला? पूरे देश ने देखा। और कई दूसरे नाम भी बताए जा रहे हैं, सुशील मोदी का भी नाम बताया जा रहा है कि वो भी किनारे किए जाएंगे। जिनको ऑब्जर्वर बना करके छत्तीसगढ़ भेजा गया अर्जुन मुंडा, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी किनारे किए जाएंगे। किनारे किए जाने की कवायद, सर्बानंद सोनोवाल को किनारे करने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को किनारे करने की जो कवायद है, इस कवायद के पीछे और कुछ नहीं, बल्कि इस कवायद के पीछे सत्ता का वो डर है, गुजरात लॉबी का वो डर है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, इन सब राज्यों में हालात खराब हो चुके हैं पार्टी के लिहाज से। पार्टी की चुनावी संभावनाएं विलुप्त होती जा रही है, अवसान की तरफ पहुंच गई है। वो डर है कि इन राज्यों की सीटें घटती है तो आंकड़ा सीधा 190 से 210 के बीच का बनता है। और यही आंकड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, गुजरात लॉबी को, भाजपा के मौजूदा आलाकमान को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनवा दे, लेकिन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख दे। तो चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो इतिहास रहा है कि राम जन्मभूमि से लेकर जिन्ना की मजार तक और गुजरात के हिंदू हृदय सम्राट से अरब कंट्री में, गल्फ के देशों में जाकर मस्जिद तक, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चाल चरित्र और चेहरे की कवायद रही है, उस कवायद में एक तरफ तो हिंदुत्व भी चलाना है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जाति जनगणना का भी मुकाबला करना है, तीसरी तरफ ओबीसी विमर्श को भी बनाए रखना है, तो चौथी तरफ ओबीसी वर्ग के विभाजन के लिए रोहिणी कमीशन की सिफारिश का डंडा भी, वो बंडल भी अपने हाथ में लेकर चलना है। तो सियासी बंडल की जो संभावना है और सियासी बंडल तैयार करने की दिशा में राजनीतिक ब्लंडर करने की संभावना क्या मध्य प्रदेश में कर दी गई है? मध्य प्रदेश के में जो प्रयोग हुआ वो एक दोधारी तलवार नजर आ रही है। यानी एक तरफ फायदा मिल सकता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है यदि ये प्रयोग काम नहीं किया तो। और फायदा और नुकसान के बीच में जब सत्ता को ये लगने लगे कि सीटें बढ़ाने के लिए नए राज्य जीतने थे, नए इलाके ढूंढने थे, वो ढूंढ नहीं पाए, और जहां पहले से स्पेस था वहां उद्धव ठाकरे छोड़कर चले गए, नीतीश कुमार चले गए, अकाली दल चला गया, जयललिता की पार्टी बिखर गई, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उल्का पिंड की तरह आई थी और उल्का पिंड की तरफ बिखरती जा रही है। वो सब कुछ जो दिख रहा है, उसी परिस्थितियों में तीन बड़े टारगेट, जी हां, शिवराज सिंह चौहान के निपटारे के बाद तीन बड़े टारगेट, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, और इन तीनों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टारगेट भी, जिसमें मेनका गांधी, बीएस येदियुरप्पा, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, अर्जुन मुंडा, इस तरह के भी कुछ चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि गिरिराज सिंह की बातें भी कही जा रही है। तो देखते हैं डर के आगे जीत है या डर के आगे 2024 है, या डर के आगे देश की सत्ता भले ही गंवा दे, पार्टी की सत्ता बनी रहे, ये आशंका है। आशंकाओं के सहारे सियासत जब होने लगे तो भूल जाइए कि सियासत चुनाव जीतने के लिए होगी, भूल जाइए सियासत सत्ता पाने के लिए होगी, बल्कि याद कीजिए वो दौर जब नेतृत्व पर खतरा होता है तो अपनी पार्टी के संभावित प्रतिद्वंदियों को सबसे पहले किनारे लगाने की, एक एक कर किनारे लगाने की कवायद होती है। आने वाले समय में क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत अब सीनियर नेताओं को किनारे किए जाने की दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा चुकी दिखाई देती प्रतीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।